नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो दोस्तों, इसमें हम लोग लेक्चर्स 9.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 9.4 के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने पिछले 3 सेशन में जितना भी पढ़ा वो सब हमारा 10th में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हुआ है अभी, और वो 12th में भी है, तो इसलिए एक बार रिवीजन भी हो गया हम लोग का। ठीक है, और अब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग आज से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है 0.5 सेंटीमीटर आकार की सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, ये क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? सुई का आकार दिया है, मतलब सुई की ऊंचाई दी होगी, सुई की हाइट। ठीक है, और सुई क्या है दोस्तों? सुई एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग h से लिखते हैं, ये h की वैल्यू दी है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होगी। ठीक है, और f की वैल्यू दी है 15, तो f की वैल्यू 15 ले लिया। और उत्तल दर्पण है तो इतना दिमाग में आपके होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये +15 है, -15 नहीं ले लेंगे। ठीक है, वरना गलत होता है ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन क्या होगा, ये हम लोग निकाल लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी आपसे v की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर आवर्धन पूछ रहे हैं, वो हो जाएगा क्या होता है जब सुई को दूर ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन जो है ना वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। वस्तु का आकार दिया है, मतलब वस्तु की हाइट दी है 4.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों, वस्तु हमेशा सीधी खड़ी होती है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही होगी, और जब मुख्य अक्ष से लंबवत दिशा में ऊपर की ओर दूरी नापते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा हमको नहीं पता। ठीक है, खैर वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। और अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो हमको करना क्या होगा? मुख्य अक्ष से लंबवत दिशा में नीचे की ओर दूरी नापनी होगी, और जब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी नापेंगे तो वो निगेटिव होती है। ऐसा चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो h की वैल्यू दी है आपको। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस में 15 है। ठीक है, स्ट्रिक्टली मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है ताकि आप चीजों को समझ सके। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव ना भी लिखता तो भी इसका मतलब +15 होता, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है ताकि आप ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो पॉजिटिव ही है, और अवतल दर्पण होगा तो तुरंत इसको निगेटिव भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब ये क्या है? उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दी है। वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं? 12, मतलब वस्तु की दूरी को हम लोग v से लिखते हैं, u से लिखते हैं। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों उत्तल दर्पण कैसे बनता है? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप रफ में बना के ऐसे देख सकते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण से वस्तु किधर रखी होगी? इधर की ओर रखी होगी ना, वस्तु हमेशा इधर की ओर होगी, नहीं तो बाईं ओर से प्रकाश किरण कैसे चलेगी? तो वस्तु को आपने जब इधर से रखा तो देखिए प्रकाश गिरेगा बाएं से दाएं, और वस्तु की दूरी को नापना है। वस्तु है यहाँ पे, ये दूरी नापेंगे हम लोग, प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आई कि वस्तु की दूरी जो है निगेटिव है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों, दो चीजें तो फिक्स होती हैं हमेशा। h की वैल्यू यानी कि वस्तु की ऊंचाई या h जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। u का मान हमेशा कैसा होगा? निगेटिव होगा। दोस्तों, निगेटिव क्यों बोल रहा हूं? u का मान निगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वस्तु जो है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। और जब वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को नापने के लिए चलेंगे तो प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेंगे, और इसलिए हमेशा वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, तो h का मान हमेशा पॉजिटिव, u का मान हमेशा निगेटिव। ठीक है, तो u इज -12 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा, अभी देखिए प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्या होगा। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब आपको v निकालना है दोस्तों। ठीक है, v = क्वेश्चन मार्क। आपको आवर्धन निकालना है, m = क्वेश्चन मार्क। चलिए, सबसे पहले दर्पण समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण समीकरण क्यों लगा रहे हैं, आपके मन में प्रश्न होगा। दर्पण समीकरण इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपसे v पूछा गया है, u और f दिया है। आपको पता है f में, u में, v में संबंध जो देता है वो क्या है? दर्पण समीकरण है। ठीक है, तो दर्पण समीकरण का यूज करिए। 1/f
पहले समीकरण को लिखिए, क्या होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप हमेशा इसी तरह से याद करें, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस का 1/u। कभी भी कोई भी स्टूडेंट कृपया करके इस तरह से याद ना करे कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आप कहेंगे कि हम इस तरीके से याद करने को मना क्यों कर रहे हैं और इस तरह से याद करने की सलाह क्यों दे रहे हैं। हम आपको सलाह दे रहे हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u याद करिए, ठीक है। 1/u प्लस 1/v मत याद करिए। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? आप कहेंगे दोनों में अंतर ही क्या है, एक ही चीज तो है। बात सही है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं कि आप इसे याद करिए, ऊपर वाला इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है, v को हमने पहले लिखा है, u को बाद में लिखा है। नीचे वाली इक्वेशन में उल्टा हो गया, u को पहले लिख दिया है, v को बाद में लिखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहली वाली इक्वेशन याद करिए, दूसरी वाली मत याद करिए? क्योंकि इसका लाभ आपको आगे मिलेगा, ठीक है। इसका लाभ आपको आगे मिलेगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये बताएंगे कि मैंने इस तरीके से इक्वेशन को याद करने की सलाह क्यों दी थी, ठीक है। तो मेरी आपको सलाह है, कृपया करके इसी तरीके से याद करिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, हमको निकालना क्या है, v निकालना है। तो पहले तो v को सेपरेट कर दीजिए, 1/v कैसे मिलेगा, u को उधर भेज दीजिए। यहां पे u पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। प्लस में वो भी माइनस लगा दिया, u की वैल्यू कितनी है, -12, यहां रखेंगे -12, ठीक है। इसको करिए सॉल्व, देखिए कितना आएगा। और हाँ, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, आज तक हमने पढ़ा है कि कैलकुलेशन करने से पहले सारी वैल्यूज को एमकेएस में रखिए, लेकिन यहां मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि सारी वैल्यूज एमकेएस में रखिए, क्योंकि फॉर्मूला टिपिकल है। यहां पे बार बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर आप सेंटीमीटर की डिस्टेंसेस को आप बदल देंगे किसमें, मीटर में, तो वो पॉइंट में आ जाएगी। और पॉइंट वाली डेफिनेशन को लेके गुणा भाग करना जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को जटिल बनाने से अच्छा है हम क्या करें, सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में लेकर चले, और जो आंसर आएगा उसकी वैल्यूज भी सेंटीमीटर में हो जाएगी। मतलब सारी वैल्यूज को हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, और जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसकी यूनिट भी हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद सेंटीमीटर में तो आ गया ना, अब आप चाहो उसको मीटर में बदलिए, चाहे किलोमीटर में बदलिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सेंटीमीटर वाली वैल्यू लिख दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 10 में इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए प्लस हो जाएगा, ये 1/15 प्लस 1/12। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका ये है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए और देखिए हर एक स्टेप में देखिए वो सारी संख्याओं से कट रही है कि नहीं। यहाँ केवल 2 ही संख्या है, बड़ी संख्या है 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे बाकी सारी संख्याओं से वो कट रहा है कि नहीं, ठीक है। 15 एकम 15, 12 से नहीं कटेगा, 15 दूना 30 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, लेकिन 60 कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया, 60। ये हो गया 60 15 का, और एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, छोटे क्लास में सीखा है। 15 से भाग करिए 60 में, कितना आएगा, 15 से 60 में भाग करेंगे आएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, अंश कितना है 1 है, तो 4 × 1 मतलब 4 हो गया, ठीक है। प्लस यहां देखिए 12 का भाग करिए 60 में, कितने आएगा, 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, 5 × 1 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1/v, ठीक। यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया 9/60, ठीक है। यहां से अभी क्या कर सकते हैं हम, ठीक, ये कट जाएगा, कितना 3 से काटिए इसे, ठीक है। ये कटेगा 3 आएगा, ये कटेगा 20 आएगा, ठीक। यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू आ गया 20/3, और यहां से दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर ये उत्तल दर्पण था ना, थोड़ा ऐसे रफ में आप कर सकते हैं काम, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण के बाईं ओर बनेगा तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर दाईं ओर बन जाएगा तो सॉरी, हाँ ठीक है, उत्तल दर्पण के अगर बाईं ओर बनेगा तो वैल्यू निगेटिव आएगी, दाईं ओर बनेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, यहां पे v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो इस साइड बन रहा होगा, इस साइड कहीं पे बन रहा होगा, तभी तो आप p से
ये प्रतिबिंब की दूरी को नापेंगे तभी तो ये दूरी प्रकाश की दिशा में होगी और तभी तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा होगा, और उत्तल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, आभासी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ओके, तो चलिए हम क्या बोलेंगे, v का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तल दर्पण के उस तरफ बन रहा होगा, और जो उस तरफ बनते हैं, उत्तल दर्पण के उस तरफ बनते हैं, वो सारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे अतः वस्तु यानी कि सुई का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के यानी कि उत्तल दर्पण के दाईं ओर, ये दाईं ओर हुआ ना, उत्तल दर्पण के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो यही चीज दर्शा रही है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, आवर्धन निकालना है दोस्तों। आवर्धन निकालने के लिए क्या करेंगे, आवर्धन निकालने के लिए m इज इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन में h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। चलिए भाई क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए h तो पता है, h डैश नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h नहीं, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u लेके चलेंगे। ठीक है, माइनस v अपॉन u। और दोस्तों यहाँ सारी वैल्यू साइन के साथ रखनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कहाँ गया ये माइनस v, कितना है, v निकला है मेरा पॉजिटिव 20/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, u की वैल्यू कहाँ गई, ये -12, ये हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिए, m इज इक्वल टू कितना आएगा, 20/2 × 12 कितना हो जाएगा, इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, और ये कितना हो गया 5/6। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6 सेंटीमीटर। ठीक, आपको दिख रहा है दोस्तों, सॉरी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, m की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर इसकी यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, x से लिखते हैं, इसकी यूनिट हम लोग x लिखते हैं। ठीक है, वो भी औद्योगिक स्तर पे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप मोबाइल में फोटो वगैरह खींचते हैं, जब आप मोबाइल को फोटो को जूम करते हैं, तो खींचने से पहले जब आप जूम करिए तो लिख के आता है 1.0x 1.5x 2.0x 2.9x ऐसे करके लिख के आता है ना, तो वो क्या है, वो उसका मैग्निफिकेशन दिखा रहा है। 2x का मतलब होता है वो दोगुना हो गया है। ठीक है, इमेज को डबल कर दिया है, तो यहाँ पे जो x लिख के आता है वहां पे वो आवर्धन का ही मात्रक होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/6, आपको पता है। ठीक है, अब आप इतना दिमाग लगा सकते हैं, m का मान 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वस्तु की जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई जो होगी वो छोटी होगी वस्तु की तुलना में। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा। और देखिए यहाँ पे एक लास्ट में बहुत काम की चीज आपसे पूछी जा रही है, क्या होता है जब सुई को दूर ले जाते हैं। दोस्तों अगर सुई को आप दूर ले जाएंगे तो u का मान बढ़ेगा। ठीक है, u का मान बढ़ेगा, तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जब u का मान बढ़ेगा तो 1/u का मान घटेगा, 1/u घटेगा, तो ये पूरा मान क्या होगा, ये पूरा मान जो है वो बढ़ता जाएगा। तो पूरा मान बढ़ेगा तो 1/v भी बढ़ेगा, और जब 1/v बढ़ेगा तो v घटेगा। इसका मतलब जब वस्तु को आप दूर लेते जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पास बनने लगेगा। ठीक है, यही अंतर, यही आपको चेक करना चाह रहे थे। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर आकार की कोई छोटी मोमबत्ती है। ठीक है, वो 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, देखिए दोस्तों अवतल दर्पण की बात कर रहा है अब इस क्वेश्चन में, मतलब अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, निगेटिव होती है। आर की वैल्यू यानी वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु। यहाँ पे छोटी मोमबत्ती क्या है, वस्तु है। ठीक है, और वस्तु की दूरी दे रखी है, मतलब ये आपको u का मान दे दिया गया है, और वस्तु का आकार यानी वस्तु की हाइट यानी h दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई, दर्पण से कितनी दूरी, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। देखिए दोस्तों, जब आपने दर्पण के सामने कोई पर्दा रखा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है उसी पर्दे पर बन जाएगा। ठीक, अगर आप इस चीज को महसूस करेंगे कि आप पर्दे को आगे पीछे खिसकाइए तो बनने वाले प्रतिबिंब का मान जो है वो, बनने वाले प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, बनने वाली इमेज जो है वो कहीं पे अस्पष्ट होगी, लेकिन केवल एक जगह ऐसी मिलेगी जहां वो इमेज एकदम क्लियर होगी। ठीक है, आप दोस्तों जब किसी कैमरे को फोकस करते हैं तो कैमरे को फोकस करते समय भी यही देखा जाता है। ठीक है, देखिए कैमरे के
अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे में एक लेंस लगा होता है, उस लेंस की एक निश्चित फोकस दूरी होती है, तो f का मान तो दोस्तों फिक्स हो गया, ठीक है। और अगर आप कैमरे को फोकस करते हैं किसी वस्तु के लिए, जैसे मान लीजिए मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरी और कैमरे के बीच की दूरी जो है वो निश्चित है, फिक्स है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा हूं तो मेरी इमेज बनेगी, मतलब मैं यहाँ पे वस्तु की तरह काम करूंगा और जो मेरी इमेज बनेगी वो प्रतिबिंब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु हूं मैं, तो वस्तु की दूरी यानी कि मेरे से कैमरे की दूरी कितनी है, वो हो गई u, और मैं फिक्स हूं, मैं गति नहीं कर रहा हूं, मैं कैमरे की तरफ भाग के तो नहीं चला आ रहा हूं, इसका मतलब कैमरे और मेरे बीच की दूरी फिक्स है, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी फिक्स है, यानी u का मान भी कितना हो गया, फिक्स हो गया दोस्तों। अब जरा लेंस समीकरण को देखिए, दर्पण समीकरण को देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहां से 1/v की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 1/f माइनस का 1/u। देखिए दोस्तों, अगर f का मान फिक्स है तो 1/f भी फिक्स होगा और 1/u भी फिक्स होगा, ठीक है। और जब दो फिक्स वैल्यू में से आपस में दो फिक्स वैल्यू को घटाएंगे तो जो 1/f आएगा वो भी फिक्स होगा, 1/f फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि v भी फिक्स है, बस बात खत्म। और जब v फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा स्पष्ट प्रतिबिंब बनना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, v का मान इतना ही होना चाहिए, अगर v का मान इससे कम या ज्यादा हुआ तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। यहां मैं वही चीज समझाना चाहता हूं, जब दर्पण के सामने आप पर्दा रखेंगे तो प्रतिबिंब पर्दे पर ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें पर्दे को पार करके पीछे तो चली नहीं जाएंगी, तो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनना है वो पर्दे पे बन जाएगा। अब अगर पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी v के मान के बराबर होगी तब तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा। यहां पे वही फोकसिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फोकसिंग करते समय यही देखा जाता है कि लेंस को थोड़ा आगे पीछे मूव करा के u की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और आप देखेंगे केवल और केवल एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित स्थान पर आपको एकदम कैमरा फोकस हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं के लिए आपको बार बार कैमरे को फोकस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो बोला गया है, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ठीक है। जब पर्दे पर वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा तो समझ लीजिएगा वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी उतनी हो गई है जितनी v की वैल्यू आनी चाहिए, और आपसे घुमा फिरा के यहाँ पे क्या पूछा गया है, v का मान पूछा गया है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रकृति का मतलब आभासी होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, कैसे होगा वो बताना है, और आकार बताइए, यानी कि प्रतिबिंब की हाइट बतानी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों दर्पण समीकरण का यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आइए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां से क्या किया जाए, v का मान निकालिए, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। चलिए इसको सॉल्व करिए, 1/f कितना है दोस्तों, देखिए अब हमें f दिया नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए, f इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, r/2, r की वैल्यू कितनी है, -36, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में 18 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। रखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो गया, ठीक, माइनस ऊपर चला गया, ये 18 माइनस 1/u। दोस्तों u का मान तो हमेशा निगेटिव होता है और ये माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ध्यान रखिएगा ये 1/v है, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 18 और देखिए ये हो जाएगा प्लस का 27, ठीक है। यहां हम लोग एलसीएम लेंगे, बड़ी एलसीएम लेने का तरीका, बड़े नंबर का टेबल पढ़िए, 27 से कम 27, 18 से कटेगा नहीं, 27 दूना 54, 18 से कट जाएगा, यानी 54 एलसीएम हो गया, ठीक है। 18 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे -3 हो जाएगा, और 27 दूना 54 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 1/v। यहां देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/54, ठीक है। यहां से v की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, 54 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है, -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखना पड़ेगा, और दोस्तों v की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब आप समझिए कभी भी v की वैल्यू निगेटिव आएगी तो समझ लीजिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो किधर बन रहा है, बाईं ओर बनेगा, क्योंकि अगर बाईं ओर बनेगा तभी तो आपको ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की ओर बढ़ने पर, मतलब ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की ओर चलने पर आप पाएंगे कि आप प्रकाश की किरणों के विपरीत चल रहे हैं, तभी चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो
निगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूर बनेगा और बाईं ओर बनेगा। ठीक है, तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, अतः पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर दर्पण के बाईं ओर रखना पड़ेगा, तभी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर बनेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अभी कह रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार ज्ञात कीजिए। प्रकृति हम लोग बाद में ज्ञात करेंगे, पहले आकार की बात करते हैं। ठीक है, कैसे, आवर्धन लिखिए, आवर्धन m इज इक्वल टू कितना होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। सारी वैल्यूज आपको पता है, रखिए। और दोस्तों h का मान निकालिए, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h डैश निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश निकालना है, h डैश इज इक्वल टू h इंटू माइनस में v अपॉन u। सारी वैल्यूज रख दीजिए। h डैश इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, h की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइनस v की वैल्यू कितनी है, v है दोस्तों -54। देखिए माइनस साइन जो है वो तो फॉर्मूले में है, और v की वैल्यू खुद भी कितनी है दोस्तों, माइनस की 54। इस चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस होने वाला है। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -27 है, तो ये हो गया -27। अभी देखिए क्या बना, h डैश इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू 54 डिवाइडेड बाय माइनस का 27, ये कितना आ जाएगा, 27 दूना 54, 2 दूनी 4। h डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन आगे माइनस लगा है। ये माइनस क्यों, माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है मतलब वो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और यहां से m का मान भी निकाल लीजिए दोस्तों, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश अपॉन में h, ये कितना आ गया, h डैश की वैल्यू है माइनस में 4 और m की वैल्यू कितनी है, सॉरी h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। देखिए m बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर m का मान 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो मतलब प्रतिबिंब कैसा आ रहा है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 आ रही, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को लिखना है। तो दोस्तों प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होगा क्योंकि m का मान जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक, और देखिए v का मान कितना आया था, निगेटिव आया था। v का मान निगेटिव मतलब कि वस्तु जो प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, अवतल दर्पण के बाईं ओर बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब वो वास्तविक होगा। ठीक, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक होगा एवं दर्पण के बाईं ओर बनेगा, इस साइड बनेगा ना, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे और निगेटिव आएगा। ठीक है, वास्तविक होगा एवं दर्पण के बाईं ओर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात समझ आ गई। ओके, तो दोस्तों यही होता है, किसी भी प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहे हैं मतलब यही सब आपसे पूछा जाएगा। प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये सब बताना प्रकृति का, मतलब ये सब बताना प्रतिबिंब की प्रकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम कुछ छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे अभी आपको ये पोर्शन शायद दिक्कत कर रहा हो कि प्रकृति कैसे बताएंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन करते करते आदत हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम आपको छोटी सी चीजें बताते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, केवल वैल्यूज को देखकर आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा कि दाईं ओर बनेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आवर्धन m की वैल्यू कितनी होने पर हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर यदि m का मान 1 से बड़ा होता है तब क्या होगा दोस्तों, h डैश अपॉन में h 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है। ठीक है, तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि h डैश इज ग्रेटर देन h, और h डैश है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये कह रहा है कि अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी, वस्तु की ऊंचाई कम हो जाएगी, और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा बड़ी आ रही, प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आ जाइए, m की जगह लिखेंगे h डैश अपॉन h, और h डैश अपॉन h इज लेस देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि h डैश का मान जो है वो h से कम हो गया है। यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो वस्तु की ऊंचाई से
कम है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए भाई ये दो चीजें समझ में आ गई, यही है केस 1। ठीक है दोस्तों, सेकंड केस में देखिए क्या बता रहे हैं। यदि मान लीजिए m का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा होने का मतलब m की वैल्यू निगेटिव में आने लगे, जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में m की वैल्यू निगेटिव आ गई थी, है ना, आ भी सकती है। तो अगर m की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, m को हम लोग लिख सकते हैं h डैश अपॉन में h, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस में v अपॉन में u, ये दोनों ही m के बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हमने इसको इसके बराबर कर दिया, अभी h और h डैश की जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, माइनस में v अपॉन u इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का v इज लेस देन 0, ये इधर जाके 0 हो गया। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं कि v जो है, देखिए अब यहाँ पे एक साइड पे 0 है तो इस माइनस का कोई भी मतलब नहीं रह गया, v इज लेस देन 0, और v का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब v जो है वो निगेटिव है। ठीक, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आई, अगर m का मान निगेटिव आ रहा है इसका मतलब v निगेटिव होगा, और कभी भी v निगेटिव है, कभी भी v की वैल्यू निगेटिव आएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आप समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। ठीक है, चलिए भाई ये बात समझ में आ गई। ओके, चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस में देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि m का मान 0 से बड़ा है तब v भी पॉजिटिव होगा। कैसे भाई, m को लिख सकते हैं हम लोग माइनस वी अपॉन यू, और ये अगर बड़ा है 0 से तो माइनस वी अपॉन यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या निकलता है, माइनस वी, इसको उधर भेजिए, इज ग्रेटर देन 0। अब एक साइड पे 0 है तो माइनस का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब v इज ग्रेटर देन 0, और v 0 आ रहा है मतलब v 0 से बड़ा है, मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव है। और इस केस में क्या होगा, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब दोनों ही केस में क्या होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और जब दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ लीजिए वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, और सेकंड वाले केस में क्या हुआ था, दर्पण के बाईं ओर बन रहा था तो वो वास्तविक था। यहां पे देखिए अगर v की वैल्यू निगेटिव है तो दाईं ओर बाईं ओर बनेगा। ठीक है, बाईं ओर बनेगा और कैसा होगा, हमेशा वास्तविक होगा। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वास्तविक बनेगा। अगर ये v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा, और दाईं ओर बनेगा तो दोस्तों कैसा हो जाएगा, वो आभासी हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी। चलिए भाई, तो ये तो हो गया हमारा थर्ड केस। दोस्तों चौथा केस है, यदि m का मान 0 से छोटा हो तब क्या होगा, h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0, इसका मतलब h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, और h डैश का मान 0 से छोटा हो जाए, अगर h डैश का मान 0 से छोटा है इसका मतलब h डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आया कि अगर m का मान 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, अगर m का मान 0 से छोटा होता है तो v का मान निगेटिव होता है, v का मान निगेटिव होने का मतलब प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन m का मान 0 से छोटा होने का एक मतलब ये भी होता है कि h डैश का मान निगेटिव आएगा, h डैश निगेटिव आ रहा है मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कितनी आसानी से बता सकते हैं, अगर m का मान 0 से छोटा आया तो वो बाईं ओर बनेगा, वास्तविक होगा, और m का मान अगर 0 से छोटा आया, ठीक है, m का मान अगर 0 से छोटा आया तो उसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, बाईं ओर बनेगा और वास्तविक होगा। सिंपल। ठीक है, और अब हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर यदि मान लीजिए दोस्तों उल्टा केस हो जाए, यदि m का मान 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, m की जगह लिखेंगे h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन 0, इसका एक मतलब हो जाएगा h डैश इज ग्रेटर देन 0, और h डैश 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि h डैश इज, समझ में आई ये बात। बस यहां पे हमें यही चीज समझनी है, अगर अगर m का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका एक मतलब होता है कि v का मान पॉजिटिव है, v का मान पॉजिटिव है मतलब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनेगा और आभासी होगा। ठीक है, दाईं ओर मतलब उधर बनेगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, h का मान ऊपर, मतलब h की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनेगा, तो प्रतिबिंब जब ऊपर बनता है तो वो सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, तो अगर m का मान 0 से बड़ा तो दाईं ओर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग m का मान देख कर ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, छोटा है, बड़ा है, वास्तविक है या आभासी है। ठीक है दोस्तों, बस यही क्राइटेरिया हमारे पास है। ठीक,
चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन वाइंड अप करते हैं, ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।